वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से डिटेल में क्या क्या चीजें हुई थी। ये जो है हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी की पहली लड़ाई। वो चिंगारी कहाँ से लगी थी जिससे हमारा 1947 में हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। तो वो ये कहानी लगभग है 100 साल की। तो इसको हम लोग 2 लेक्चर 3 लेक्चर में ये पूरी कहानी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 में वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा देश हुआ, एकजुट हुआ और आजादी की लड़ाई में हमारे जो हिंदू भाई थे, मुस्लिम भाई थे, सिख भाई थे, जो भी थे वो सारे लोग मिलके और ब्रिटिश के खिलाफ क्या हुए, एकजुट हुए और देश को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प किए। देखिए, तो इसको एकदम हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से एकदम डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ से ये चीजें शुरू हुई थी और कहाँ, और ये जो भी चीजें थी वो लास्ट में जाके 1947 में हमारे देश को आजादी दिलाने में क्या हुई, बहुत ज्यादा रोल प्ले की। तो देख, पहला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, आजादी की पहली लड़ाई। वो लगभग 100 साल पहले जो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, इससे लगभग 100 साल पहले ही ये जो काम हुआ था वो शुरू हो गया था। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब संग्राम की, मतलब पहली जो चिंगारी थी, ठीक है, आजादी का, वो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भी अंग्रेज 1600 में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद से लगभग 150 साल तक लगभग क्या होता है, कोई मतलब इंडियन के अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई ब्रिटिश के खिलाफ क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। अगर कोई खिलाफ खड़ा भी होता तो वो छोटे मोटे राजा लोग हुआ करते थे जिसको ब्रिटिश आसानी से हरा दिया करते थे। लेकिन ये ब्रिटिश टॉर्चर करते 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 मतलब एकदम पीक लेवल पे आ गया था। और ये जो क्रांति थी एक पूरी तरीके से पीक लेवल पे आई 1857 में, जिससे पूरे इंडियन जो थे एकजुट हो गए थे। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में देखिए क्या हुआ था कि 1757 से लेकर 1857, मतलब हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि 1857 से 1757, मतलब ये 100 साल की कहानी है। तो ये 100 साल की कहानी में देखा गया था कि बहुत छोटी मोटी लड़ाइयां हुई, बहुत ज्यादा छोटे मोटे लड़ाई हुए, ठीक है। लेकिन ये जो लड़ाइयां वो उतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये लड़ाइयां जो होती थी उसकी वजह से धीरे धीरे जो आग का काम करती थी, मतलब लोगों के अंदर जो उनका जो भावनाएं होती थी उनको ये आहत पहुंचाती थी। बहुत दुख होता था लोगों को ब्रिटिश जो भी काम करते, क्योंकि ब्रिटिश का एक ही काम होता था कि धोखा देना। लास्ट में वो लोगों को अपने बहलाते थे, फुसलाते थे और लास्ट में उनको धोखा देकर कहीं का नहीं छोड़ते थे। चाहे वो राजा होता था, चाहे कोई वो उनका कोई कमांडर हुआ करता था, कोई सेनापति हुआ करता था, चाहे वो सोल्जर हुआ करते थे, किसी को वो नहीं छोड़ते थे। तो देखिए, जब हम लोग कारण की बात करते हैं कि क्या क्या कारण थे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तो उसके बहुत सारे कारण थे। और वो जो कारण थे उसमें राजनीतिक कारण आता है, ठीक है, उसके बाद से इकोनॉमिक कारण आता है, अर्थव्यवस्था की क्या बात थी, फिर से धर्म की बात आती है, हमारे रिलीजन की बात आती है, सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही थी, उसके बाद से बहुत सारी चीजें आती हैं, सोल्जर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है था। तो वो बहुत सारे कारण हुआ करते थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बस एक ही टॉपिक को कवर करना है, वो है हमारा पॉलिटिकल कॉजेज, मतलब राजनीतिक कारण क्या था, क्या क्या वो ब्रिटिशर्स की और इंडियन के बीच में वो जो राजनीतिक संबंधाएं बने, जिससे हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक बहुत बड़ा पीक पे जाकर पहुंचा और जिसकी वजह से हम लोग जितने इंडियंस थे क्या हो गए, एकजुट हुए। तो पॉलिटिकल कारण में सबसे पहला था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ध्यान देने वाली बात है, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनका मेन मोटो यही था कि क्या करें, एक्सपेंड करें अपने एम्पायर को, धीरे धीरे क्या करना, एक्सपेंड करें। और जब वो एक्सपेंड करने तो उनका क्या मतलब था कि छोटे छोटे वो लोगों को, पहले कमजोर लोगों को, जैसे कोई छोटे मोटे राजा को चुन लिए या छोटी रियासत को चुन लिया, जिसको डायरेक्टली क्या करते, अटैक करते। और अटैक ऐसे नहीं करते थे, अकेले नहीं अटैक करते थे, तो वो अगल बगल के जो राजा पावरफुल राजा हुआ करते थे उनको अपने पास मिला के, उनको अपने साथ मिला के फिर से वो छोटे राजा पर अटैक करते थे। और फिर से उनकी टेरिटरी को ऑक्युपाई करके, और जब उनके पास कब्जा हो जाता और ज्यादा पावर हो जाता था तो क्या करते, वो बड़े राजा पर अटैक कर देते थे। तो इस तरह इनका धीरे धीरे जो पॉलिसी ऑफ एक्शन था क्या होगा, बढ़ता गया। तो पॉलिसी ऑफ एक्शन में यही देखा गया था कि वो धीरे धीरे क्या छोटे मोटे टेरिटरी को क्या करने लगे, ऑक्युपाई करने लगे, मतलब अपने आप विस्तार करने लगे। तो देखिए, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में बाय आउट राइट वार,
अब जो आउटराइट वार मतलब होता है कि वही छोटे मोटे मतलब आसपास की जो रियासतें थी उनसे क्या करना, लड़ाइयां करना। तो इसमें कुछ फेमस बैटल, बहुत सारी बैटल हुई थी, लेकिन उनसे कुछ फेमस बैटल जिसको हम लोग जानते हैं, पहला है बैटल ऑफ प्लेसी। जो बैटल ऑफ प्लेसी वो 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था, लास्ट रूलर था नवाब का, ठीक है। उसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई में बेचारा सिराजुद्दौला को क्या होना पड़ा, हारना पड़ा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब जो बंगाल था उस पर क्या कर लिया, पूरी तरीके से कब्जा कर लिए। उसके बाद से जो दूसरी लड़ाई थी वो बैटल ऑफ बक्सर। देखिए बक्सर आज का भी एक जिला है बिहार में, ठीक है। तो अब पुराने जमाने में बिहार का जो रीजन था वो बिहार केवल आज का जो बिहार था वो नहीं था। बिहार पहले वो आपका बिहार जो एरिया था वो पूरा बंगाल का कुछ पार्ट फिर से, और उसके बाद से आपका जो ये वाला पार्ट है, थोड़ा पॉज कीजिए। तो देखिए दूसरा जो है वो बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है। जो बैटल ऑफ बक्सर था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बक्सर एक जिला अभी भी है बिहार में। तो बिहार जो आज का बिहार जो हम समझते हैं वो बिहार पहले नहीं हुआ करता। वो बिहार था, वो वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट हुआ करता था। झारखंड का पूरा जो झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो वो सारा पार्ट जो था बिहार के अंदर आता था। उसी में तो बिहार को पुराने जमाने में हम लोग बोलते थे अवध, अवध नाम से बिहार को जानते थे। तो जो अवध हुआ करता था वहां पे 1764 में वहां के जो राजा हुआ करते उनका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। और राजा बलवंत सिंह, दो राजा यहाँ पे, बलवंत सिंह और मीर कासिम। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं हम लोग, बलवंत सिंह और मीर कासिम। इनको बैटल ऑफ बक्सर में 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और इन दोनों लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में इन लोगों को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये बैटल ऑफ प्लेसी और आपका जो बैटल ऑफ बक्सर है ये दोनों किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिशर्स के कब्जे में। अब ध्यान देने बात यहाँ पे ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे अब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अपने एरिया को क्या कर रहे थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे। मतलब अपने जो क्षेत्रीय का विस्तार कर रहे थे, अपने जो भी ऑक्युपाई किए थे वो जो टेरिटरी उसको अब धीरे धीरे और बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पे जब वो बढ़ा रहे थे तो इसके आसपास के जो भी राजा हुआ करते, चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे वो मुस्लिम अगर नवाब हो, चाहे कहीं का कोई भी राजा इंडियन का अगर था, तो उसको इस बात का डर होने लगा मन में कि ब्रिटिशर जो है वो पावरफुल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। क्योंकि वो धीरे धीरे, क्योंकि वो बंगाल को अपने कब्जे में ले लिए थे बक्सर पे, तो इससे जो आसपास के राजा थे उनके मन में ये डर पैदा होने लगी कि ये बहुत पावरफुल है। तो कई राजा ऐसे भी हुए जो बिना लड़ाई के ट्रीटी साइन करते ही अपनी पूरी राजधानी, पूरे अपने राज्य पार्टी को क्या कर दिए, ब्रिटिश के हवाले कर दिए। तो ये भी देखा गया था। उसके बाद से एंग्लो मैसूर वार, जो एंग्लो मैसूर वार था, ठीक है। यहाँ पे मैसूर और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। ये जो लड़ाई थी देखिए कब तक चली थी, 1767 से 1799 के बीच में चली थी। मतलब 1767 से 1799, मतलब 1767 टू लेके 1799 तक ये लड़ाई चली थी। इतनी लंबी लड़ाई चली थी, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ कि ये सारी की सारी जो टेरिटरी थी, जो भी राज्य पार्ट था, सब किसके अंदर आ गया, ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था। और जब ये चीजें किस ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए तो ब्रिटिशर्स और पावरफुल बन गए। इनके पास जो रिसोर्सेज की चीजें थी वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इंडस्ट्री सेटअप करने इस एरिया में, पोर्ट का जो सुविधा था वो कोलकाता डायरेक्ट इनके अंदर आ गया, जहां से वो पूरी दुनिया को क्या करने लगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करने लगे। इनसे उनका बैकबोन और ज्यादा मजबूत हो गया, इनकम आने लगी। इससे क्या हो गया, ये लोग और धीरे धीरे पावरफुल होते गए और जो इंडियन थे एकदम नीचे चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये एक्सपेंशन हो रहा था तो जैसे अवध, नवाब के अवध हो गए, ठीक है। चाहे जो नवाब थे अवध के, चाहे बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे, चाहे एंग्लो मैसूर वार था, सिख मराठा वार था, तो लोगों के अंदर जो गिल्टी थी, मतलब जो भावनाएं थी, मतलब जो आहत हुई थी, वो कहीं न कहीं आग की तरह काम कर रही थी। और ये सारी चीजें कहाँ आ गई, एक ही बार पीक में आई और रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था सब्सिडारी अलायंस। देखिए ध्यान समझने वाला होता है, जो सब्सिडारी अलायंस हुआ करता था उसमें क्या हुआ कि इसको लेके आए लॉर्ड वेल्सली। कौन लेके आए, लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली ने इसको लेके आया, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। ये वायसराय हुआ करते थे उस टाइम इंडिया के, जब इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको इंडिया में जब वायसराय की तरफ भेजा। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इन्होंने एक
इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया गया सब्सिडारी अलायंस। सब्सिडारी अलायंस के खिलाफ इन्होंने बताया क्या कि ये दूसरा तरीका था ब्रिटिश को क्या करने के लिए, ब्रिटिश मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट को अपने आप ऑक्युपाई करने के लिए विदाउट एनी वॉर, क्योंकि वॉर से बहुत ज्यादा इंडियंस का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा था, तो ये दूसरा तरीका था। इस तरीके में इसमें ये बताया गया था उनके थ्रू कि जो भी प्रिंसली स्टेट है वो क्या करेंगे कि वो अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। अब देखिए ब्रिटिश का क्या दिमाग हुआ करता था, अब मतलब दूसरा तरीका अपना लिए। ये लोग ये कहते थे कि जो भी प्रिंसली स्टेट है वो अपना आर्मी नहीं रखेंगे, वो आर्मी कौन सा रखेंगे, हमारा जो ब्रिटिश आर्मी है वो आर्मी जाएगी और उनका जो भी राज्य पार्टी उनमें सारी आर्मी जो होगी उनके राज्य को गवर्न करेगी। अब उसके बदले जो हमारी आर्मी हो जाके वहां गवर्न करेगी, उसके बदले जो राजा है वो पैसा देगा। वो राजा क्या करेगा, पैसा देगा हमारी ब्रिटिश आर्मी को, मतलब आर्मी भी हमारी, और जो पैसा दे रहा राजा तो हमारे आर्मी को पैसा मिला तो डायरेक्टली पैसा किसके पास आएगा, हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर था उनके पास आएगा। तो आर्मी भी हमारी, पैसा भी हमारा, और धीरे धीरे आर्मी के फॉर्म में वो लोग डिटेक्टिव भेजते थे, जासूस भेजते थे, खुफिया चीजों को वो जानकार पता कर लेते थे, जिससे क्या होता था कि धीरे धीरे जो नहीं होता कि एक कोई चीज दिखता है एकदम सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से वो पूरा चल गया होता है, मतलब पूरा उसका क्या होता है बैग में मतलब खा गया होता है। उसी तरह से जो राज्य हुआ करता था वो भी ऐसा ही हुआ करता था, एकदम पूरी तरीके से वो अंदर अंदर से पूरा राज एकदम टूट जाता था, लेकिन देखने में लगता था एक ही बार क्या करते वो अटैक कर देते थे और डायरेक्टली क्या होता था वो सारा प्रिंसली स्टेट किसके अंदर आ जाता था, इन लोग के अंदर आ जाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के या जो ब्रिटिश हुआ करते थे उनके अंदर। एक्चुअली में जो सब्सिडारी अलायंस था वो एक्चुअली में क्या था कि पूरी तरीके से बस कहने के लिए राजा के नाम पे वो रहता था, पूरा का पूरा जो पावर होता था वो किसके अंदर चला जाता था, डायरेक्टली वो वायसराय के अंदर चला जाता था। तो ये भी एक तरीका था। इसमें जो था कि ब्रिटिश को ये सुप्रीम पावर मानना होता था। एक ब्रिटिश आया तो उसमें कहता था कि ब्रिटिश जो कहेंगे वही होगा, ब्रिटिश जो कहेंगे वही होगा, उनको एकदम सुप्रीम पावर की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, जो ब्रिटिश ट्रूप्स हुआ करते थे उनको अपने कॉस्ट पे राजा को देना पड़ता था। राजा यहाँ तक कि अपनी आर्मी नहीं दे सकता था, आर्मी रखने किसके रखता था, ब्रिटिशर की आर्मी रखना पड़ता था, इतनी मजबूरियां हुआ करती थी उस टाइम। वर्चुअली लॉस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वर्चुअली मतलब यहाँ पे ये होता है कि केवल नाम का, मतलब काम का नहीं, मतलब नाम का वो लोग राजा रहते थे, काम जो भी मेन पावर कौन करता था, ब्रिटिशर्स करते थे। तो ये होता सब्सिडारी आइलैंड्स। ठीक है, सब्सिडारी आइलैंड जो था इसमें हम लोग देखें कि ये लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें जो प्रिंसली स्टेट था उनका डायरेक्ट पावर किसके अंदर, इनडायरेक्टली पावर किसके अंदर आ जाता था, जो वायसराय हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनके अंदर आ जाता था। अब देखिए ये जो दो चीजें थी वो तो अभी तक यहाँ तक ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक और बहुत बड़ा घटना हुई और जिसको लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और ये जो चीजें थी उसमें देखा बताया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब देखिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ करता था उसको इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने। ये दूसरे वायसराय हुआ करते थे जो लॉर्ड वेल्लेस्ली के बाद आए थे। अब जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने बताया कि जो मतलब कि अगर कोई राजा है, अगर उसका अपना बेटा नहीं, मतलब अपना बेटा मतलब कि अपना खून नहीं है वो, अगर उसका बेटा है तो वो मतलब वो आने वाला जो उसका किंगडम है चाहे उसका राज्य पाट है उसका वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, मतलब उसका आने वाला नेक्स्ट जनरेशन में उसका राजा नहीं बन सकता था। अब ये जब बात पूरे देश में बेस्ट, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में जो भी बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे जिनके अपने बेटे नहीं हुआ करते थे, ये बहुत बुरी तरीके से आहट हुई। ठीक है, और इसमें मतलब लोगों का जो सेंटिमेंट जो था हर्ट हो गया, क्योंकि इसमें ये भी उनका आगे वो ये भी लिखे थे कि जो एडॉप्टेड सन होगा, मतलब नहीं होता है कि गोद ले लेते हैं, हमारा बेटा नहीं है तो क्या करेंगे हम दूसरे को बेटे को गोद लेके वो हमारा अपने उत्तराधिकारी बना देते थे, कम से कम की राज्य पाठ चलता रहा। तो उन्होंने इसकी भी मनाही कर दी थी कि जो एडॉप्टेड सन होगा उसका भी मतलब वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, उस राज्य का राजा नहीं बन सकता, उस किंगडम का। अब ये भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर जो राज्य आए थे उसमें था पहला सतारा। कौन था? सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट छोटे मोटे राज्य हुआ करते थे, लेकिन ये मेन राज्य थे जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए। और इसी में एक बहुत बड़ी
किंगडम हुआ करती जिसका नाम था झांसी। अब हम लोग रानी बाई के रानी अब झांसी सबके बारे में उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो झांसी की कहानी थी उसमें देखिए जो रानी थी उनके पिता के जो उनके हस्बैंड का जो नाम था वो था गंगाधर गायकवाड़। जो गंगाधर जो थे, ठीक है, राजा गंगाधर उनका पति का नाम था। उनका कोई अपना बेटा नहीं था, नहीं था। तो जैसे इन लोगों पे ये सारे नियम लागू हुए, झांसी पे भी ये नियम लागू हुए, लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, वो इस बात को मानी नहीं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया उन्होंने, रिवॉल्ट कर दिया। और ये जो रिवॉल्ट हुआ उसकी वजह से बहुत भयानक युद्ध हुआ था जिसमें रानी जो थी वो मारी गई, ठीक है। इनका जो अडॉप्टेड सन था उसका नाम था आनंद राव। इनके जो एडॉप्शन का नाम था आनंद राव। इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था एक लड़के को जिसका नाम था आनंद राव और उन्होंने इसको राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो डल्ला डलोजी था इनके बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह से लड़ाई हुई जिसमें रानी जैसे लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके बाद से आप ये समझ गए होंगे कि देखिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट था उसमें उन्होंने ये देखे हैं कि इसके थ्रू क्या होता था कि कोई भी अगर राजा का बेटा है तो अगर उसका अपना बेटा नहीं है तो वो क्या होता है, राजा नहीं बन सकता था। उसके बाद देखिए तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था वो था अवध के साथ। इन लोगों के साथ बहुत बुरी घटना हुई और अवध वाले मतलब क्या बताया जाए कि आप अभी हम देखिए मतलब इन लोगों के साथ कितना बुरी तरीके से धोखा दिया ब्रिटिशर्स। देखिए इन्होंने प्रॉमिस किया अवध वालों को, ब्रिटिशर्स जो थे, कि आप क्या कीजिए कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग से चल नहीं पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है आप वो क्या कर दीजिए, हमको दे दीजिए। क्या कर दीजिए, हमको दे दीजिए। इससे क्या होगा जो हम आपके राज्य में बहुत अच्छे से काम करवाएंगे, नए नए इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, आप लोग एकदम और देशों और जितनी भी रियासतें हैं उनसे एकदम आगे बढ़ा देंगे। तो जब नवाब हुआ करता अवध का वो एकदम तैयार हो गया और उन्होंने पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था किसके हाथ में दिया, ब्रिटिशर्स का। आप देखिए जैसे ब्रिटिशर्स का पावर आ गया इन्होंने जस्ट उल्टा क्या गेम खेल दिया। वो गेम क्या खेला इन्होंने, पहले ही टैक्स बढ़ा दिए। और वो टैक्स किस पे बढ़ाए, ध्यान सुनिए, लैंड पे, एग्रीकल्चर पे, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस पे, जो ऑफिसर्स जो काम करते थे ब्रिटिश के अंदर, जो इंडियन ऑफिसर्स थे उनके ऊपर, जितने भी ऊपर पोस्ट पे जितने छोटे से जमींदार तालुकदार ये लोग होते थे सबके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। यहाँ तक कि जो जमीनें घर हुआ करती थी रहने के लिए उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। जब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पावर कम आ गया इन लोगों के अंदर तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो पावर था नवाब का उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। मतलब नवाब केवल नाम का है, राजा तुम केवल नाम के हो, सारा काम कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। तो ये भी पावर उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ध्यान रखिए जो नवाब था उसने अगल बगल के जो टेरिटरी को नवाब जो यहाँ का जो नवाब था अवध का, वो ये सोचा कि अवध जो है बहुत बड़ा वो क्या होता है रियासत है और अगर हम आसपास के रियासतों को ब्रिटिश के अंडर दे देंगे तो हमारे जो रियासत है वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे और ब्रिटिश हमारा साथ देंगे। तो उसने क्या किया, 75,000 सोल्जर, कितने 75,000 सोल्जर को क्या किया था उसने भेजा था। कहाँ भेजा था, ब्रिटिश के साथ लड़ाई करने में। और ये वही सोल्जर थे जो आसपास के छोटी रियासतों पर कब्जा कर लिए और ब्रिटिशर्स को हेल्प किए कब्जा करने में। और उसके बाद से जो आसपास की छोटी रियासतें जिसके किसके अंदर आ गए, ब्रिटिशर्स के। अब ये 75,000 सोल्जर को क्या किया इन्होंने, जैसे ब्रिटिश का अपना काम निकल गया इनको इनके साथ धोखा हो गई, इनको ना कोई घर मिला रहने के लिए, ना उनको रेंट मिला और ये जॉबलेस हो गए। अब देखिए ये जो सबसे बड़ा अवध इनका साथ तो दिया था ब्रिटिशर्स का, लेकिन जब इसके साथ मिसरूल हुआ, धोखा का काम हुआ, तो सबसे ज्यादा अगर कोई गुस्सा हुआ, सबसे ज्यादा अगर हार्टली कोई मतलब बुरी तरीके से मतलब उसका सेंटिमेंट हर्ट हुआ, मतलब तो वो हुआ अवध। और अवध ने आगे जाके रिवॉल्ट जो 1857 था उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था अवध के जो नवाब लोग हुआ करते थे। उसके बाद से एक और घटना घटी, बहादुर शाह जफर। देखिए जो बहादुर शाह जफर थे
वो लास्ट मुगल एम्परर हुआ करते थे, ठीक है। और उनको जो था उन बस वो नाम के राजा रह गए थे एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि सारा पावर ब्रिटिश के अंदर आ गया था और जो ब्रिटिश करते थे वही बहादुर शाह जफर करते थे। बाद में देखा गया कि वो बहुत ही ज्यादा और ज्यादा इल ट्रीट करने लगे बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का उन्होंने पेंशन बंद करवा दिया। जो पेंशन बहादुर शाह जफर को मिलता था, वो राजा हुआ करते थे, सोचिए, इसके बावजूद भी उनका पेंशन उन्होंने क्या कर दिया, बंद करवा दिया। तो बहादुर शाह जफर का पेंशन कौन बंद करवा दिया, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद से उनका देखो जो मुगल का जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे, हम उसमें बताएंगे आप लोगों को डिटेल में। तो मुगल का कॉइन चलता था, तो जो कॉइन हुआ करता तो जितने भी राजा का राज हुआ करता तो उनके नाम से कॉइन चलता था, उनका चित्र रहता होता उस कॉइन पे, मतलब फोटो के साथ पूरा थंब रहता था। तो वो जो कॉइन था वो बहादुर शाह जफर के नाम से चलता था, जिसमें बहादुर शाह जफर का अपना फोटो भी रहता था। लेकिन उस कॉइन को भी उन्होंने क्या कर दिया, बैन करा दिया। अब इससे बहादुर शाह जफर का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। अब बहादुर शाह जफर क्या थे, एक मुस्लिम लीडर थे और एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे, जो क्या करते थे, पूरे मुस्लिम समाज को उस टाइम क्या कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे। उसके बाद से अभी यहीं तक उन्होंने ब्रिटिश ने उनको नहीं छोड़ा। उनको क्या किया कि कहा कि आप रेड फोर्ट में मत रहिए, लाल किला में आपको रहने की जरूरत नहीं, आप कहाँ चलिए, कुतुब मीनार के पास चले जाइए, वहां पर हम एक जगह बनवा दे रहे हैं, वहीं रहना है आपको, रेड फोर्ट पे नहीं रहना है। रेड फोर्ट क्या है, हमारा जगह है, तो वहां रहने की इजाजत नहीं दी। किसको, बहादुर शाह जफर को। उसके बाद देखिए जब ये सब बातें पता चली, ठीक है, उसके बाद उन्होंने और अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह जफर है उसका जो बेटा, उनके जो बेटा होंगे वो बेटा अगला राजा नहीं बनेंगे। और जब ये बात उनके बीवी को, मतलब उनके वाइफ को मालूम चली, जिनका नाम था जीनत हजरत महल, क्या नाम था, जीनत हजरत महल, ये जो थी उनको ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट हुई और जितना भी मुस्लिम समाज था उनको एकजुट करके लाई और ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या कर दिए, वो रिवॉल्ट कर दिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद से नाना साहब जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर हुआ करते थे। नाना साहब जो था उनका पेंशन इन्होंने क्या कर दिया, बंद करवा दिया। जो ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब, अब देखिए बहादुर शाह जफर के साथ जैसा किया गया, ठीक है, ब्रिटिशर जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे, वैसे ही नाना साहब के साथ भी उनको भी ये लोग मतलब ब्रिटिश नहीं बख्शे पूरी तरीके से। इनको भी जितना टॉर्चर करना था इन नाना साहब के साथ भी किया। पहले उन्होंने क्या किया कि उनका जो पेंशन मिलता था उस पेंशन को ही खत्म किया। जैसे बहादुर शाह जफर का पेंशन खत्म किया, वैसे ही क्या किया, एक जो हमारे जो नाना साहब जो थे उनका भी पेंशन उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। और क्या किया, और उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा कि आपको जो है वहां पे पुणे में नहीं रहना है, पुणे से आपको ट्रांसफर होना पड़ेगा कहाँ, कानपुर। अब सोचिए पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र, कानपुर कहाँ है यहाँ पे, मतलब वहां का वो राजा बनने वाला है। एडॉप्टेड सन थे वे बाजीराव सेकंड के, तो एडॉप्टेड सन थे, लेकिन उसके बाद मतलब पूरा राज्य पार्ट उनका वहां, इमेजिन करने वाली बात है, हर एक चीज वहां पे, पूरा लोग उनको कहाँ भेज रहे हैं सब, कानपुर में। तो इतना दूर भेजने पे, ठीक है, तो फिर भी जो नाना साहब थे इनके सेंटिमेंट को, इनके जो लोग सपोर्ट करने वाले थे उनको बहुत ज्यादा बातें बुरी लगी और हर्ट हुए ब्रिटिशर्स के इस एक्शन से। और उसके बाद से नाना साहब यहाँ पे कानपुर तो आ गए, फोर्सफुली ब्रिटिशर के कारण कानपुर तो आ गए, लेकिन ये रुके नहीं, यहाँ पे शांत नहीं हुए। और इन्होंने क्या किया, लखनऊ से दिल्ली के बीच में जितने भी लोग हुआ करते थे, लखनऊ, दिल्ली और कानपुर पूरा मिला के एरिया ये तो, यहाँ पे लोगों को एकजुट किया और ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया, मतलब एक्शन लिए। और उसके बाद से और इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आजादी की पहले लड़ाई में, ठीक है। देखिए ये जो था आज का पॉलिटिकल कॉज था, पॉलिटिकल कॉज। कल हम लोग देखेंगे सोशियो रिलीजियस का नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।